हे एवरीवन। चलो अपन आज चलते हैं। अपना लास्ट टॉपिक है सेल चैप्टर का। इसमें अपन सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़े थे, सेल ऑर्गेनेल्स। और अब ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। माँ सरस्वती को नमस्कार। अपना टॉपिक शुरू करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दिख रहा है डायग्राम अपनी क्लास का और अपनी बुक है ना एनसीईआरटी का, उसका ही है। इसमें अपन ये देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, अर्थात दोहरी झिल्ली युक्त है ये। इसके अंदर मैट्रिक्स भरा होता है, क्रिस्टी पाए जाते हैं, और ये जो झिल्ली है ना डबल, उनके बीच में स्पेस है। इन दोनों के बीच के स्पेस को ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलेंगे। अंदर की झिल्ली इनर मेम्ब्रेन है और बाहर की झिल्ली आउटर मेम्ब्रेन है। इसको अपन अलग से देखेंगे। अपन बना के ऐसे समझते हैं, जैसे ये समझ लो आप, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये जो बाहर की लेयर है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और अंदर वाली है इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का ये जो स्पेस है ऐसे बड़ा, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनके अंदर ये जो है ना, अंदर की ओर फोल्डेड ऐसे, ये क्रिस्टी है, क्रिस्टी। और इसमें खुद का ये डीएनए, पेन चेंज कर देता हूँ। ये खुद का ये डीएनए, ये आरएनए है। और राइबोसोम, ये राइबोसोम हो गया। इस वजह से यह सेमी ऑटोनोमस कहलाता है, ऑटोनोमस अर्थात अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर वह 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है, 1 माइक्रोमीटर। और इसकी लेंथ है, लंबाई 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये डिवाइड होता है बाय फिजन। इसके बाद हम अपनी ये देखेंगे कि अपना ये तो हो ही गया, राइबोसोम हो गया इसमें, इसका इसका डीएनए हो गया, फिर इसका आरएनए हो गया, इसलिए यह सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग हो गया। फिर इसके अंदर अपन ने क्रिस्टी देख ली, क्रिस्टी। और दोनों झिल्ली है, उन दोनों के बीच में ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस हो गया। अब इसके कुछ कार्य देखेंगे क्या क्या है और ये क्या क्या कहलाता है। जैसे यह है पावर हाउस ऑफ द सेल, अर्थात कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह। फिर ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, अर्थात कोशिकीय श्वसनांग में काम करता है ये। और फिर तीसरा कार्य इसका प्रोड्यूसेस एटीपी, अर्थात एटीपी उत्पन्न करता है उन एनर्जी। फिर है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स है, ये मैंने बता दिया पहले आपको। फिर इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है, तो उसके ऊपर ये क्रिस्टल पाए जाते हैं अंदर से। फिर इनमें जो मैट्रिक्स भरा होता है ये द्रव, उसमें कुछ एंजाइम्स मिलते हैं। डीएनए है, राइबोसोम है, और सेमी ऑटोनोमस कहलाता है, बता दिया मैंने आपको। फिर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों में उपस्थित है ये। हो गया माइटोकॉन्ड्रिया।
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब प्लास्टिड। प्लास्टिड देखेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है। जैसे इसका अर्थ होता है लवक, जो ओनली पादपों में पाया जाता है, ओनली प्लांट्स। तीन प्रकार से होता है इसमें, क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। अपन सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्रोमोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ल्यूकोप्लास्ट के बाद में वो इसके बारे में पढ़ेंगे, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो मैं बता दूं, ऐसे ये ग्रीन प्लास्टिड है, अर्थात हरे लवक है। पिगमेंट्स पाए जाते हैं इसमें कुछ, और ये जो हरा रंग है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है इसका। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले अपन क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, कैसे है। हाँ, तो ये जो डायग्राम है ना, अपने एनसीईआरटी का ही है, सेल चैप्टर से ही। ये मैं अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूँ इसकी, यहीं पे बना देता हूँ। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। इनमें जो ये चट्टे हैं, चट्टे पाए जाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे कर लो, ये आपस में ऐसे ऐसे जुड़े हुए होते हैं ऐसे। इनके ऊपर क्लोरोफिल वर्णक, ये जैसे इनके ऊपर है ना, ये क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इसमें 17 राइबोसोम, 17 राइबोसोम, और अंदर का ये जो है ये स्ट्रोमा। फिर ये जो है ना, ये जो मैंने बताया था कि ऐसे चट्टों के रूप में पाया जाता है, इसे हम ग्रेनम बोलते हैं, ग्रेनम। ये देखो यहाँ दिखा रखा है ऐसे। ये तो थाइलाकोइड हो गया, फिर ये ग्रेनम हो गया। इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा लेमिला, जो दोनों को जोड़ती है। ये जैसे ये दोनों को जोड़ी है ना, कनेक्शन, तो ये स्ट्रोमा लेमिला हो गई, स्ट्रोमा लेमिला। इसके बाद में अपन इसके कुछ कार्य वगैरह देखेंगे क्या क्या है। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात प्रकाश संश्लेषण करता है, इसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण होता है। फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, हरे पादपों में पाया जाता है, हरे पादपों में। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, दोहरी झिल्ली पाई जाती है इसमें, दोहरी झिल्ली। फिर है क्लोरोफिल पिगमेंट, पिगमेंट है ना, वर्णक इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक। ग्रेना एंड स्ट्रोमा बता दिया, वो जो चट्टों के रूप में पाई जाती है वो ग्रेना, और उसमें इसमें स्ट्रोमा पाई जाती है। फिर ये जो ग्रेना कंटेन है वो थाइलाकोइड्स कहलाता है, और ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। डीएनए एंड राइबोसोम खुद का ही है। इसके बाद में अपन ये देखेंगे, दो और रह गए थे अपने, कौन कौन से। एक तो ल्यूकोप्लास्ट रह गया था, एक वो क्रोमोप्लास्ट रह गया था। अभी देखेंगे अपन क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड प्लास्टिड है।
इसमें जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं ना, पिगमेंट्स वर्णक, वो केरोटिन और जेंथोफिल है। केरोटिन एंड जेंथोफिल। जो येलो और ऑरेंज एंड रेड कलर प्रदान करता है, ये इनकी वजह से पौधों का कलर हर ये ऑरेंज और येलो और लाल। फिर इसके बाद में देखेंगे अपन ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अर्थात ये कलरलेस है, इसमें किसी प्रकार का कलर नहीं पाया जाता। पिगमेंट एब्सेंट रहते हैं, इसमें कलर ही नहीं पाएगा तो पिगमेंट तो क्या ही रहेगा, पिगमेंट एब्सेंट। स्टोरेज करता है ये, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तीन प्रकार से होते हैं, तीन प्रकार के रूप में। एक है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट जिसका एग्जाम्पल है स्टार्च। दूसरा है एल्यूरोप्लास्ट, अर्थात प्रोटीन, उदाहरण है इसका। एक है इलियोप्लास्ट, अर्थात ऑयल्स एंड फैट्स और वसा। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राइबोसोम। ये क्या है राइबोसोम? जियोर्गी पेलेड। ये हो गया जियोर्गी पेलेड, इसने ही देखा था इसको माइक्रोस्कोप से। ये जो राइबोसोम है ना, इसकी दो यूनिट होती है, एक तो छोटी एक बड़ी। ये जो एक तो स्मॉल हो गई, एक लार्ज हो गई। ये जो राइबोसोम है ना, यूकेरियोटिक में हस्सी एस टाइप का होता है, हस्सी एस, जो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जैसे 60 + 40 एस, ये 60s और 40s है। और प्रोकैरियोटिक में है ना, प्रोकैरियोटिक में ये 70s, क्या हो गया, पेन बंद हो गया, हाँ 70s, अर्थात 50s + 30s, 30s। एस का मीन्स यहाँ पे स्वेडबर्ग का ही है, एस बराबर स्वेडबर्ग यूनिट, क्योंकि इसने ना स्वेडबर्ग ने ही नाम दिया था इसको, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। इसके बाद में अपन ये देखेंगे, कौन सा टॉपिक था अपना, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये अपना सीलिया एंड फ्लैजिला है, सीलिया एंड फ्लैजिला। ये जो सीलिया है ना, इसमें ये तो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये जो सेल्स है ऐसे, इनका रेशियो 9+2 होता है,
अर्थात दो के रूप में तो ऐसे पाई जाती है, और ये नौ नौ लड़ी होती है। लड़ी तो एक ही होती है लेकिन नौ प्रकार से ऐसे जुड़ी होती है ये। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ हो गए ना। तो ये जो सीलिया है ना, इसमें देखते हैं अपन। हाँ, सीलिया। द्रव है ना, द्रव। ये जो प्लाज्मा है, द्रव्य की गति करता है ये, गति में सहायक करता है। कोशिका द्रव्य की गति में सहायता, हेल्प करता है, हेल्प। और ये जो फ्लैजिला है, फ्लैजिला, इसकी ये जो संरचना है ना, इसमें थोड़ा लंबा होता है ये, लॉन्ग टाइप का। और कोशिका की गति में सहायक होता है ये, सेल्स की गति में सहायक। और इन्हें ना माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, तब ये माइक्रोस्कोप स्कोप से देखने पर ये ये है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके हुए दिखते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली से, झिल्ली से ढके हुए, कवर्ड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली से, है ना। और फिर इनका कोर है ना, मतलब कोर का अर्थ ऐसे होता है जैसे अक्स लास्ट वाला, इनका कोर एक्सोनिमा कहलाता है। एक्सोनिमा का अर्थ देखेंगे ऐसे तो उसे अक्ष सूत्र कहेंगे, अक्ष सूत्र। जो कई नलियों से बना होता है, जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, जो कई नलियों से, नलिकाओं से बना होता है। अब भाई साहब इसके बाद में अपन देखेंगे, अपना ये टॉपिक हो गया। और अब बता ही दिया था इसके बारे में कि ये 9+2 के रूप में इसकी प्रणाली होती है। इसके बाद में अपन देखेंगे न्यूक्लियस केंद्रक। क्या हो गया, बंद क्यों होता है ये? न्यूक्लियस अर्थात केंद्र, इस सेंटर, इसमें क्या है, अच्छा समझने का ये क्या। हाँ तो ये जो केंद्रक है, ऐसे आप केंद्र कैसे मान लो, पहले तो ये माइक्रोस्कोप से देखा हुआ केंद्र का भाई साहब, एनसीईआरटी का डायग्राम है अपनी क्लास का ही। ये ऐसे टूटा हुआ है, मैं अलग से बनाता हूँ, चलो यहीं पे, हाँ यहीं पे बना देता हूँ। ये अपना केंद्रक हो गया। केंद्रक में भाई ये डीएनए हो गया खुद का, डीएनए, न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ये जो बाहर का है ये आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली परत है इनर मेम्ब्रेन। ये दोनों कहलाएंगे न्यूक्लियर एनवलप। और इसमें ना ये न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन जो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए से, न्यूक्लिक एसिड
प्लस डीएनए और स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ये अंदर का देख ही लिया हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस, पेरीन्यूक्लियर हाँ ये तो पेरीन्यूक्लियर हो गया। फिर इसमें देखते हैं अपन न्यूक्लियस का ये वर्णन करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में, क्या है क्या नहीं है। इसकी खोज है ना रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। बाद में ना फ्लेमिंग ने नाम दिया था इसको, फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन नाम दिया था। और इसके अंदर है ना ये जो केंद्रक है, तो इसके अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है, न्यूक्लियोलस। इसकी खोज है ना फोंटाना ने की थी। और इसमें बाहर वाली परत आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस में आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर वाली परत इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियो वो न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कुल मिलाकर इसमें इसका वर्णन करना है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, डीएनए है, स्टोन प्रोटीन है। चलिए अपना ये न्यूक्लियस भी हो गया। इसके बाद में कौन सा टॉपिक है, शायद क्रोमोसोम होगा। हाँ क्रोमोसोम है। अब अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। ये जोड़ है ना, जैसे इसकी दो भुजाएं होती है, एक तो पी आर्म एक क्यू आर्म, गुणसूत्र ये ये दो भुजा हो गई। ये आपस में है ना ऐसे जॉइंट रूप में पाई जाती है, जैसे एक तो ये और एक ही है। तो इस बीच वाले जोड़ को ना काइनेटो कोर बोलेंगे, काइनेटो कोर। और इसकी है ना कुछ संरचनाएं अलग प्रकार से पाई जाती है, जैसे जैसे ये दोनों है ना, जैसे दो ऊपर की ऊपर वाला ये और नीचे वाला ये दोनों बराबर हो, इससे तो हम मेटासेंट्रिक बोलेंगे, अर्थात मध्य केंद्र की, मध्य केंद्र की हो गया। मेटा सेंटर की, हाँ। और ये जो छोटी है थोड़ी सी ऊपर वाला, इसे हम मेटासेंट्रिक बोल देंगे, ये मेटासेंट्रिक अर्थात उपमध्य केंद्र की। फिर एक इससे भी थोड़ा छोटा ये आर्म होगा, या भुजा है ना, ये आर्म थोड़ी छोटी होगी, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, एक्रोसेंट्रिक अर्थात अग्रबिंदु। और जिसमें ये आर्म गायब हो, थोड़ी ऐसे नहीं दिख रही हो, कम दिख रही हो, इसे हम बोलेंगे टेलोसेंट्रिक, सेंट्रिक अर्थात अंत केंद्रीय, अति केंद्रीय अंत केंद्रीय।
इसके बाद में अपन ने देख ही लिया कि ये जो क्रोमोसोम है इसकी एक भुजा P और एक भुजा Q कहलाती है, और जो बीच में से है ना वो मेटासेंट्रिक होगा, और जिसकी ऊपर की भुजा थोड़ी सी उससे छोटी हो वह सब मेटासेंट्रिक, और उससे भी छोटी हो थोड़ी बहुत कम दिखाई दे रही हो उसे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, और जिसमें न के बराबर दिखाई दे रही हो इसे हम टीलोसेंट्रिक। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया और अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड आगे शेयर कीजिए।